हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब गाइस। मैं आपके लिए लेके आई हूँ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए फ्री फुल लेंथ मॉक टेस्ट। और यहाँ पर आपको मिलेंगे 5 to 6 मॉक टेस्ट किस रिवर पर, मेत्री सेतु, फेनी रिवर, गंगा, ब्रह्मपुत्रा या फिर कोसी। इसका जो सही आंसर है मुझसे पहले आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, अपना स्कोर लिख लेना या फिर माइंड में रखना कि आपने क्या आंसर देना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं आपको टाइम वैसे वाला टाइम नहीं दूंगी, खुद ही वीडियो को पॉज करना और आंसर देना। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, फेनी रिवर, ठीक है। फेनी रिवर पर मेत्री सेतु ब्रिज बन रहा है। फेनी रिवर त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में बहती है, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश, ठीक है। तो ए जो है इसका सही आंसर है पहले क्वेश्चन का। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट परसेंटेज ऑफ कस्टम्स ड्यूटी वुड बी लेविड ऑन इंपोर्ट ऑफ सोलर मॉड्यूल्स इन इंडिया। जो हम सोलर मॉड्यूल्स इंडिया में इंपोर्ट करें इसमें कितने परसेंट का कस्टम ड्यूटी लग रहा है? 5% का, 10% का, 15% का या फिर 40% का? आई होप आपने आंसर जो है माइंड में रख दिया होगा। इसका जो सही आंसर है वो है 40% का, तो डी इसका सही आंसर है, डी। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द हेड ऑफ द एक्सपर्ट्स एडवाइजरी कमेटी सेटअप फॉर द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। तो ये जो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम है इसको किसने हेड किया है? ये जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है इसको किसने हेड किया है? इंजेती श्रीनिवास, गीता गोपीनाथ, एच के मित्तल, एस सी कुंतिया। इसका जो सही आंसर है वो है एच के मित्तल, तो सी इसका सही आंसर है। टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग सीधे आंसर देख रहे हैं। 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के रहेंगे आपके। इन विच स्टेट इज द इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट इज प्रपोज टू बी सेटअप। इंडिया का जो लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कौन सी स्टेट में सेटअप होने का प्रपोजल दिया गया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, तेलंगाना, तो सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू पास एग्री टूरिज्म पॉलिसी। तो पहली इंडियन स्टेट जिसने एग्री टूरिज्म पॉलिसी को प्रमोट किया है, पास किया है, वो कौन सी स्टेट है? केरला, महाराष्ट्र, पंजाब या हरियाणा। इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और यहाँ के सीएम कौन है वो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। तो ये आ गया मुंबई। आपको पता ही होगा कि सीएम पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, तो जितने भी न्यूली अपॉइंटेड सीएम है वो आप अच्छे से देख लेना, और जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह बनाए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो बी है इसका फिफ्थ क्वेश्चन का सही आंसर। उसके बाद हम इंडियन हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज अ मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज किसको कहा जाता है? एनी बेसेंट को, सरोजनी नायडू को, मैडम कामा को या फिर उषा मेहता को। इसका जो सही आंसर है वो है मैडम विकाजी कामा, सी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हिस्ट्री से ही है। द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस वाज। जो ब्रिटिश पॉलिसी थी सब्सिडरी अलायंस की, ये कौन लेके आया था? ये भी आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसी कौन लेके आया था। जैसे कि लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे, कौन सी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वो लेके आए थे। तो ये जो सब्सिडरी अलायंस है वो कौन लेके आया था ये आपने बताना है। इसकी पहली पहली जो स्टेट है वो कौन सी इसके अंदर आई थी? अवध, मेवाड़, मैसूर या फिर हैदराबाद। इसका जो सही आंसर है वो है हैदराबाद। सब्सिडरी अलायंस के अंदर हैदराबाद आई थी। हैदराबाद में टीपू सुल्तान, हैदर अली और टीपू सुल्तान, आपको पता है ये 2 रूलर थे, तो हैदराबाद इसका सही आंसर है, डी। 8th क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है ग्रीन कलर। इंडियन नेशनल फ्लैग में जो ग्रीन कलर है वो क्या सिग्निफाई करता है? वैल्यू, सैक्रिफाइस, रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी या फिर ट्रुथ। इसका जो सही आंसर है वो है रिलेशन टू सॉइल एंड प्रॉस्पेरिटी, तो सी इसका सही आंसर है, सी बिल्कुल इसका सही आंसर है, ग्रीन कलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु एस्टैब्लिश्ड द आत्मीय सभा, अ प्रीकर्सर इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स इन बंगाल। सिंपल सी बात है, आपको बताना है जो सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के टाइम पे जो आत्मीय सभा है ये किसने बनाई थी? विवेकानंद जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, राजा राममोहन रॉय ने या फिर अरबिंदो घोष ने। तो ये हमें पता है राजा राममोहन रॉय ने इसको बनाया था आत्मीय सभा, और कौन सी थी? ब्रह्मो समाज, ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, न्यूज़पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह कौन सी किसने लिखी है। 10th क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्वराज पार्टी आफ्टर द गाया एनुअल कॉन्फ्रेंस इन दिसंबर 1992। गाया एनुअल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आईएनसी की 1922 में, जिसमें स्वराज पार्टी को किसने हेड किया था? विठल भाई पटेल, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका जो आंसर है वो है चित्तरंजन दास, बी इसका सही आंसर है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट हमें पता है वो है डब्ल्यूसी बैनर्जी, बॉम्बे में हुआ था ये पहला, ठीक है, बैनर्जी, डब्ल्यूसी बैनर्जी। सेकंड थे दादा भाई नारोजी, दादा भाई नारोजी। थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी, और फोर्थ थे जॉर्ज यूल। ये 4 तो आपको याद रखने ही है, जॉर्ज यूल, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो जो तीसरे नंबर पे बदरुद्दीन तैयब जी हैं, ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, सी इज द राइट आंसर, और ये ब्रिटिश थे, ठीक है। जॉर्ज यूल जो है ये ब्रिटिशर्स थे, तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर है सी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, द नन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन। जो नन कॉपरेशन मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1870 में, 1942, 1920, 1921। इसका जो सही आंसर है वो है सी, 1921 में नन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, तो बी का सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वेयर डिड महात्मा गांधी जी स्टार्ट द साल्ट सत्याग्रह। जो दांडी मार्च था, जो साल्ट सत्याग्रह था, वो गांधी जी ने कहाँ से स्टार्ट किया था? दांडी से, साबरमती से, सेवाग्राम से या पवनार से। तो इसका जो सही आंसर है वो हम सबको पता है, इट इज साबरमती, बी इसका सही आंसर है। साबरमती का आश्रम वहां से स्टार्ट किया था। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है, हु सेड हेवी इंडस्ट्री इज अ साइनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो किसने कहा है दैट हैवी इंडस्ट्री जो है वो डेवलपमेंट का ही दूसरा नाम है? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रोफेसर महालनोबिस या फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बोल है, ए इसका सही आंसर है, हैवी इंडस्ट्री इज अ साइनोनियम ऑफ डेवलपमेंट। तो 14th क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, ताशकंद डिक्लेरेशन जो है इंडो पाक वॉर ऑफ 19, अच्छा ये तो आपने यहाँ पे बताना ही है, ठीक है।
कौन सी वार के बाद ताशकंद डिक्लेरेशन जो है वो हुआ था? 1947 इंडो पाक वार, 1965 इंडो पाक वार, 1971 इंडो पाक वार, 1999 इंडो पाक वार। तो गाइस ये हुआ था 1965 की जो इंडो पाक वार थी उसके बाद ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, जिसमें हमारी तरफ से कौन गए थे? लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे और वहां पे उनकी मिस्टीरियस डेथ हो गई थी। तो बी इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद म्यांमार? इनमें से कौन सी स्टेट है जो म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या फिर असम? तो इसका क्या सही आंसर है गाइस? इसका आंसर है असम। असम जो है वो बाउंड्री शेयर नहीं करता है म्यांमार के साथ। जो आपके पॉलिटिकल डिविजन है इंडिया और वर्ल्ड की वो अच्छे से पढ़ के जाना, वहां से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा किसी ना किसी एग्जाम में, ठीक है। तो डी इसका सही आंसर है, बॉर्डर्स अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है रंजीत सागर डैम, जिसको थेन डैम भी कहते हैं, ये गाइगेंटिक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पर है? रावी, सतलुज, झीलम, इंडस? रंजीत सागर डैम जो है ये रावी रिवर पर है, तो ए इसका सही आंसर है। 18th क्वेश्चन हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? भारत की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? अलापुजा, डाउजा, माहे या तीरप? इसका जो सही आंसर है वो है माहे। सी इज द राइट आंसर। माहे आपने देखा होगा पुडुचेरी की ही ये अलग अलग जगह पे पार्ट्स है, तो माहे इसका सही आंसर है, सी। 19 क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेस एक डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करती हैं? ये कौन सा पास है जो डिवाइडिंग लाइन क्रिएट करता है गंगा प्लेन और डेक्कन प्लेटिव के प्लेन में, यानी कि नॉर्दर्न और सदर्न प्लेन्स के बीच में कौन सा इसमें से डिवाइडिंग लाइन है, कौन सी रेंज है जो डिवाइडिंग लाइन की तरह रोल प्ले करती है? अरावली, विंध्या एंड सतपुरा, ईस्टर्न घाट या शिवालिक? इसका जो सही आंसर है वो है विंध्या एंड सतपुरा, तो बी इसका सही आंसर। ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे गाइस, ठीक है। अब जो 20th क्वेश्चन हमारे पास वर्ल्ड ज्योग्राफी से मैंने लिया है, द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहां पर है? द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कनाडा में, वेस्ट अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर नॉर्थ अमेरिका में? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, सी इसका सही आंसर है। अभी देखिए हमारे पास आ जाएगा थोड़ा सा और ज्योग्राफी के ही है ये, ठीक है। द इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो मैप पे और ग्लोब में हम इंटरसेक्टिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं उनको क्या कहते हैं? लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ज्योग्राफिक ग्रिड्स या फिर नन ऑफ द अबव? ये जो इंटरसेक्टिंग लाइंस है इनको हम ज्योग्राफिक ग्रिड कहते हैं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो आपको पता ही होगा, लैटिट्यूड ये वाली लाइन होगी, लॉन्गिट्यूड ये वाली लाइन होगी, दोनों को मिला के ज्योग्राफिक ग्रिड्स, इनको हम इंटरसेक्टिंग लाइन ज्योग्राफिक ग्रिड्स कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। डेयरी कम्स अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक्स से कुछ मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, तो डेयरी जो है वो कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आती है? प्राइमरी सेक्टर में आती है, टर्शरी में, सेकेंडरी में या फिर क्वार्टनरी में? इसका जो सही आंसर है डेयरी आती है हमारे पास प्राइमरी सेक्टर में, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टररी, ये आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक में, फिर बी इसका सही आंसर है। 23rd क्वेश्चन क्या है गाइस हमारे पास? रेवोल्यूशन। आई थिंक जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे रेवोल्यूशन से रिलेटेड, तो आपने यहाँ पर बताना है गोल्डन रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, आपको अच्छे से ये पढ़ के जाना है। प्रीशियस मिनरल से रिलेटेड है, पल्सेस, जूट, हॉर्टिकल्चर एंड हनी। तो गोल्डन जो रेवोल्यूशन है वो हॉर्टिकल्चर एंड हनी से रिलेटेड है। एक है गोल्डन फाइबर, ठीक है, वो भी आपको याद रखना है, सिल्वर फाइबर, सिल्वर रेवोल्यूशन, गोल्डन फाइबर, गोल्डन रेवोल्यूशन। तो वैसे वैसे आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, तो यहाँ पर इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर एंड हनी, गोल्डन रेवोल्यूशन, डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है अभी जो न्यूली लॉन्च 500 का नोट हमारे पास आया है, इसकी जो डायमेंशन है वो क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 150 mm इंटू 66 mm इसका डायमेंशन है, तो ए इसका सही आंसर है, ठीक है। इनके मोटिव्स भी अच्छे से आप लर्न कर लेना, आने वाले वीडियोस में मैं उनसे भी डील करूंगी। ये पहला वीडियो है, इतना ज़्यादा टफ नहीं मैंने बनाया है, सो दैट जो भी स्टार्टिंग से मॉक देना चाहते हैं थोड़े से लेवल से स्टार्ट करेंगे, देन हायर लेवल तक हम जाएंगे। 25th हमारे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द हाईएस्ट पोटेंशियल इन जम्मू एंड कश्मीर? अब आपके 5 क्वेश्चन जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं, तो कौन सा रिवर का हाईएस्ट पोटेंशियल है जम्मू एंड कश्मीर में? झीलम, चनाब, रावी, इंडस? तो इसका जो सही आंसर है वो है चनाब, बी इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नॉर्दर्न कमांड हमारी इंडियन आर्मी की नॉर्दर्न कमांड का हेडक्वार्टर है? राजौरी में, उधमपुर में, रियासी में या पुंछ में? इसका जो सही आंसर है वो है उधमपुर में। उधमपुर में है नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर को कहा जाता है लैंड ऑफ बाउलिस एंड लैंड ऑफ देविका? पुंछ को, डोडा को, राजौरी को या फिर उधमपुर को? इसका भी आंसर हमारे पास उधमपुर है, डी इज द राइट आंसर। लैंड ऑफ बाउलिस एंड लैंड ऑफ देविका उधमपुर को कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? इस पर भी क्वेश्चन आया था, बोटानिकल गार्डन पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है आपके पास श्रीनगर, पुलवामा, डोडा या रामबन? इसका जो सही आंसर है वो है श्रीनगर। श्रीनगर में है एशिया का लार्जेस्ट टुलिप गार्डन, ठीक है। चलिए 29th क्वेश्चन हमारे पास है रामबन डिस्ट्रिक्ट को कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से निकाला गया था? डोडा से, बारामूला से, उधमपुर से या कुपवाड़ा से? तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे गए थे एंड सब ऑडिटर के एग्जाम में भी आए थे। इसका जो आंसर है वो है ए, और कब इसको अलग किया गया था ये आपने कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। 29th क्वेश्चन का आंसर भी है ए। जीके का हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कार्वे सॉइल्स किसके लिए सबसे बेस्ट है? किस चीज को ग्रो करने के लिए सबसे बेस्ट है? केरवा सॉइल्स, केरवा सॉइल्स, व्हीट, सैफरन, राइस या टी? इसका जो सही आंसर है वो है सैफरन। तो सैफरन के लिए सबसे ज्यादा अच्छी जो सॉइल है वो है केरवा सॉइल, तो बी इसका सही आंसर है। तो गाइस यहाँ पे हमारे जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए। अब यहाँ से हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अकाउंटिंग के मैंने पहली वीडियो में बहुत बेसिक से क्वेश्चन रखे हैं, अगर आप इन 30 में से अगर आप 25 से अबो मार्क ला रहे हो इन क्वेश्चन में, डेफिनेटली आपके जो बेसिक्स है वो बहुत अच्छे से आपने पढ़े हुए हैं। अगले जो हमारे वीडियो आएगा, मॉक टेस्ट आएगा, उसमें थोड़ा सा लेवल इसका इंक्रीज करेंगे, ठीक है। चलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स हैविंग नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट पोजेसिंग अ वैल्यू, उनको हम क्या कहते हैं? ऐसे एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है उन्हें हम इंटेंजिबल एसेट, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट या इन्वेस्टमेंट कहते हैं। उन्हें हम कहते हैं इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट वो होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस रूप नहीं होता है। और फिर आते हैं टेंजिबल एसेट, जैसे कि लैंड, प्रॉपर्टी, जिनको हम देख सकते हैं, दैट इज टेंजिबल। इस क्वेश्चन का आंसर है ए।
नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है 32nd क्वेश्चन, द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। एक साल में या उससे कम में ऐसे एसेट जिनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स या इन्वेस्टमेंट, उन्हें हम करंट एसेट्स कहते हैं, जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए। और जो एक साल से ज्यादा लेते हैं कैश को कन्वर्ट होने में उन्हें हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। ये सब क्या है? करंट एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है या इन्वेस्टमेंट है? तो कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क्स को हम देख नहीं सकते हैं, इसीलिए ये इंटेंजिबल एसेट्स है, इनका कोई फिजिकल रूप नहीं है। ठीक है, तो टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल जैसे कि आपको मैंने बताया लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो टेंजिबल होते हैं। ये सब क्या है? इंटेंजिबल। सो सी इस पे राइट आंसर हो जाएगा। 34th क्वेश्चन हमारे पास है द डेट विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड, ईयर और लेस आर रेफर टू एज। वैसा कर्जा जो आपको बिल्कुल शॉर्ट पीरियड में, एक साल में या उससे कम में चुकाना है, उसको आप क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड लायबिलिटी, कंटीजेंट लायबिलिटीज या ऑल ऑफ द अबव, उनको हम करंट लायबिलिटीज कहते हैं। वो उधार जो आपको शॉर्ट पीरियड में चुकाना है, फिक्स लायबिलिटी यानी लंबे टाइम तक आपने वो चुकानी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो नेट प्रॉफिट है वो हम किस में निकालते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, ट्रायल बैलेंस में या ट्रेडिंग अकाउंट में? तो नेट प्रॉफिट हम निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 35th का सही आंसर है ए। यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हो, और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या निकालते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालते हो। बैलेंस शीट में आप लायबिलिटी, कैपिटल और एसेट निकालते हो। ट्रायल बैलेंस तो सिंपली आप ऑटोमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हो, जो भी लेजर से अकाउंट्स वगैरह आए होते हैं। यहाँ पर आंसर है ए। 36 क्वेश्चन हमारे पास है वो कंसेप्ट जो कहता है कि ऑनर बिल्कुल सेपरेट है बिजनेस से और उसका कोई भी पर्सनल ट्रांजेक्शन आप बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करोगे। ये कौन से कंसेप्ट में आता है? एक्रूअल कंसेप्ट, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट या एक्रूअल कंसेप्ट? ये दोनों सेम ही हो गए। तो इसका जो आंसर है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट। सेपरेट यानी कि अलग अलग, ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट में आता है। सो बी इसका सही आंसर है 36 क्वेश्चन का। नेक्स्ट गाइस हमारे पास क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस फ्रॉम द जर्नल टू लेजर इज नोन एज। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम जर्नल से सारे ट्रांजेक्शंस को लेजर में डालते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पोस्टिंग, एंट्री, अकाउंटिंग, जर्नल, उसको हम पोस्टिंग कहते हैं। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। और जो भी ट्रांजेक्शंस हम जर्नल में दर्ज करते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। अलग अलग जर्नल हम बनाते हैं उसको हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोस्टिंग आ जाएगा, ए बिल्कुल सही आंसर है। अकाउंटिंग में कोई भी इकोनॉमिक इवेंट को आप क्या बोलेंगे? कैश बोलेंगे, बैंक स्टेटमेंट बोलेंगे, ट्रांजेक्शन बोलेंगे, नन ऑफ द अबव बोलेंगे। अकाउंटिंग में किसी भी इकोनॉमिक इवेंट को ट्रांजेक्शंस कहा जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। 39th क्वेश्चन हमारे पास है किसको हम कहते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम किसको? जर्नल को कहते हैं, लेजर को कहते हैं, ट्रायल बैलेंस को, बोथ ए एंड बी को। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम जर्नल को कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपको सेकेंडरी एंट्री होती तो आप लेजर लिखते। ठीक है, तो यहाँ पर ए बिल्कुल सही आंसर है, जर्नल। 40th क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन से लिया गया है। आपने करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन बतानी है। इसमें जो करेक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन है वो है सी, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो सी बिल्कुल सही आंसर है। 41 क्वेश्चन हमारे पास है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज अ रूल फॉर विच अकाउंट। डेबिट जो आता है और क्रेडिट जो बाहर जाता है उसको हम किस अकाउंट का रूल है? पर्सनल का, नॉमिनल का, कैपिटल का, रियल का? तो ये जो अकाउंटिंग रूल है ये रियल अकाउंट का रूल है, तो डी इसका आंसर है। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है, वहां पे आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हम किसको कहते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताए वो वाली स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, नन ऑफ दीज। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट बताता है, तो सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस। अकाउंटिंग का काम कब स्टार्ट होता है? जहां पर बुक कीपिंग स्टार्ट होती है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है, वेयर द बुक्स आर नॉट रिटन, जहां पे हम बुक्स लिखते ही नहीं है, या फिर वेयर देयर इज नो ऑब्जेक्ट ऑफ कीपिंग द बुक्स, जहां पर हमें कोई भी बुक्स में रिकॉर्डिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है जहां पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो बी इसका सही आंसर है। 43 का बी सही आंसर है। ठीक है, 44th क्वेश्चन हमारे पास है कैश इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। अगर कैश ओनर लेके आ रहा है बिजनेस में, उसको हम एसेट बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं, कैपिटल या लोन बोलते हैं, तो उसको हम कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन बाय द कैश, इंट्रोडक्शन ऑफ कैश बाय द ओनर को हम कैपिटल कहते हैं। सो सी इसका राइट आंसर है। आप इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, आपने अगर इसके रूल नहीं पढ़े, मॉडर्न अप्रोच के रूल कैसे होते हैं, क्लियर। ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। एक्सपेंस और एसेट जब बढ़ता है तो डेबिट होता है और जब घटता है तो क्रेडिट होता है। और बाकी जो CLR है जब बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा और जब कम होगा तो डेबिट होगा। तो यहाँ पे आप देखो कैश क्या हमारे पास? कैश हमारे पास एसेट है, एसेट बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया और ये क्या है? कैपिटल। यहाँ पे बता देती हूँ कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंस, एसेट और रेवेन्यू। तो यहाँ पे जब कैपिटल बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है। तो जब कैपिटल हमारा बढ़ रहा है, जब ओनर कैपिटल लेके आ रहा है, कैश लेके आ रहा है, तो हमने इसको क्रेडिट करना है टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी अगर आप रूल्स पढ़ेंगे तो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे जब कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट करते हैं, ये आपने रूल्स वगैरह में पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या है? सी। 45th क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कैश आर गुड्स टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज इज कॉल्ड। जब कैश या गुड्स प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए निकालता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्राइंग, स्केल, चैरिटी, एक्सपेंस, उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अगर वो ऑफिस यूज के लिए निकालता है तो उसको हम विड्रॉल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे वो पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो इसको हम ड्राइंग कहेंगे। ठीक है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये क्या है? एक्सपेंस है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर वो कैश निकाल रहा है, या फिर अगर वो गुड्स निकाल रहा है तो परचेजेस। ठीक है, ये आप देख लो, इसकी जर्नल एंट्री है। 46 का क्या? 46 क्वेश्चन हमारे पास है द फादर ऑफ अकाउंटिंग इज। अकाउंटिंग के फादर किसको कहा जाता है? फ्रैंकलिन को, गैब्रियल को, ट्रंको या फिर लुका पैकियोली। इसका जो सही आंसर है वो है डी, आपने पढ़ा होगा। डबल एंट्री रूल का भी यही फादर है, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है ये 47th क्वेश्चन है। ठीक है, अ पर्सन हु ओज मनी टू अ फर्म अगेंस्ट गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड। ऐसा पर्सन
हमने किसी को बेचे, गुड्स बेचे हमने किसी को, उसने हमें अभी पैसे नहीं दिए, वो उधार है। तो जो पर्सन को, जिस पर्सन ने भी बिजनेस को पैसे देने हैं, वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा, डेटर होगा, ओनर होगा, या नन ऑफ दीस होगा। तो वो क्या होगा, वो होगा डेटर। ठीक है, डेटर होगा वो, क्योंकि उसने हमें पैसे देने हैं, और अगर हमने किसी के पैसे देने तो हम क्रेडिटर होते हैं। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है विच इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस का पहला स्टेप क्या होता है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना, आइडेंटिफाई करना ट्रांजैक्शन को, या एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। सबसे पहले तुम आइडेंटिफाई ही करेंगे ना, आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर आ जाएगा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। कम्युनिकेशन लास्ट में आता है, कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले आ गया आइडेंटिफिकेशन, तो सबसे पहला जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है ट्रांजैक्शन को। नेक्स्ट जो हमारे पास है एज पर द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट भी एक कंसेप्ट है, जैसे हमने सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट पढ़ा, फिर आप एक्रूअल कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, वैसे ही एक मैचिंग कंसेप्ट होता है। इसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू में से हम क्या माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, एक्सपेंस, लायबिलिटी, लॉस या एसेट। इसका जो सही आंसर है वो है एक्सपेंसेस। अगर रेवेन्यू में से, अगर जितना हमें रेवेन्यू मिला है उसमें से खर्चे माइनस करेंगे तो प्रॉफिट ही बचेगा ना, तो ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है ह्यूमन रिसोर्सेज विल नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू। ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो बैलेंस शीट में नहीं आते हैं, किस कंसेप्ट की वजह से, अक्रूवल, गोइंग कंसेप्ट, मनी मेजरमेंट, या फिर नन। तो आपको याद रखना है दो चीजें, BM। ठीक है, एक तो बिजनेस, कोई भी चीज बिजनेस से रिलेटेड है तो ही वो रिकॉर्ड होगी, दूसरा अगर वो मनी से रिलेटेड है तो ही रिकॉर्ड होगी। तो यहाँ पे मनी मेजरमेंट आ जाएगा। ह्यूमन रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स को हम मनी टर्म्स में नहीं काउंट कर सकते, मेजर कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। सी इसका सही आंसर है। 50th क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिक्स्ड एसेट। इनमें से कौन सा फिक्स्ड एसेट नहीं है, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस विद बैंक एंड गुडविल। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो फिक्स्ड एसेट नहीं है वो है बैलेंस विद बैंक। क्यों, क्योंकि ये कभी भी आप इसको कैश में ला सकते हो, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी सभी चीजें क्या है, फिक्स्ड एसेट है। तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 51 क्वेश्चन हमारे पास है करंट एसेट डू नॉट इंक्लूड। इनमें से करंट एसेट में क्या नहीं आता है, डेटर, मोटर कार, बैंक बैलेंस, प्रीपेड, एक्सपेंसेस। तो जो मोटर कार है ये आपके पास फिक्स्ड एसेट में आएगा, बाकी सभी क्या है, करंट एसेट है, तो बी इसका सही आंसर है। 52nd क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फॉर एवरी डेबिट देयर विल बी एन इक्वल क्रेडिट। ठीक है, हर डेबिट का इक्वली क्रेडिट भी होगा। ये कौन सा कंसेप्ट है, मैचिंग कॉस्ट, मनी मेजरमेंट, डुअल एस्पेक्ट। तो ये जो है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अंदर आता है कि हर डेबिट का इक्वली क्रेडिट होगा, तो इसका डी जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग हैज बीन रेफर टू एज। अकाउंटिंग क्या है, बुक कीपिंग है बिजनेस के लिए, लैंग्वेज है, रिकॉर्ड है, या ब्लड है। अकाउंटिंग बिजनेस की लैंग्वेज होती है, तो बी इसका सही आंसर है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। 54 क्वेश्चन हमारे पास है दैट वी कैन से दैट द बिजनेस इज इन प्रॉफिट। जब बिजनेस प्रॉफिट कर रहा है, कब, जब एसेट एक्सपेंडिचर से इंक्रीज कर जाए, इनकम इंक्रीज कर जाए, लाइबिलिटी से इनकम एक्सपेंडिचर से इंक्रीज कर जाए, या इनकम लाइबिलिटी से इंक्रीज कर जाए। इसका जो सही आंसर है वो है ये, जब हमारी इनकम जो है हमारे खर्चों से ज्यादा होती है तो फिर हम कहते हैं कि हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, आपके पास 10 रुपए है खर्चा, आप 7 रुपीज का कर रहे हो, 3 रुपए अभी भी आपके पास बच जाएंगे, तो आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये आ जाएगा सी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है पिक द ऑड वन आउट। टूल्स, लैंड, गुडविल, प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो यहाँ पे टूल भी क्या है, टेंजिबल एसेट है, लैंड भी क्या है, टेंजिबल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी भी क्या है, टेंजिबल। हम देख सकते हैं। गुडविल जो है वो इनटेंजिबल एसेट है, हम इसको नहीं देख सकते हैं, तो सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 56 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू। जो भी गुड्स विड्रॉन किए हैं प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको हम किस में क्रेडिट करते हैं, उसको हम क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, परचेज अकाउंट। जब भी कोई प्रोप्राइटर बिजनेस में से कोई चीज निकालता है, चाहे वो कैश चाहे वो गुड निकाले, तो उसका क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है। ठीक है, कैपिटल में से निकाल रहा है वो, तो ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, 57th क्वेश्चन है हमारे पास, ईच जनरल एंट्री इज फॉलोड बाय। जनरल एंट्री में हम क्या करते हैं, नरेशन, डिस्क्रिप्शन, सीक्वेंस या रैंडम। तो नरेशन में हमेशा ही जनरल में हमेशा ही नरेशन लिखी जाती है नीचे कि ये जो जनरल एंट्री है वो क्या इवेंट हुआ जिसकी वजह से ये जनरल एंट्री हुई है, तो ए जो है इसका सही आंसर है। 58 क्वेश्चन हमारे पास है, कंपाउंड जनरल एंट्री कंटेन। कंपाउंड जनरल एंट्री में क्या होता है, मोर देन वन डेबिट एंट्री होती है, मोर देन वन क्रेडिट एंट्री होती है, या फिर डेबिट एंट्री भी मोर देन वन होती है, क्रेडिट एंट्री भी मोर देन वन होती है, या फिर दोनों होते हैं, या फिर कोई भी नरेशन हम कंपाउंड एंट्री में नहीं लिखते हैं। तो जो 58 क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर है वो है सी। ठीक है, मोर देन वन डेबिट एंट्री और मोर देन वन क्रेडिट एंट्री, या फिर दोनों हो तो हम उसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं, तो सी इसका सही आंसर है। 59th हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जनरल एंट्री फॉर बैड डेट रिकवर्ड इज। जो जनरल एंट्री हम करते हैं बैड डेट रिकवर्ड की, वो हम क्या करते हैं, कैश टू इनकम, कैश टू बैड डेट रिकवर, कैश टू लॉस, बैड डेट रिकवर टू कैश। जनरल एंट्री जब हम करते हैं वो हमारे पास देखो बैड डेट रिकवर्ड मतलब कि जो जिस पर्सन ने मेरे पैसे देने थे पहले हमने उसको वो बना दिया ठीक है, वो हम उसका दिवालिया होगा, वो हमें पैसे नहीं दे पाएगा, तो हमने उसका अकाउंट जो है वो खत्म कर दिया था। लेकिन अब उसके पास कहीं से पैसे आए हैं और वो कह रहा है कि मैं आपके पैसे दे रहा हूँ, मैं आपको पैसे दे देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, कैश आ रहा है, और कहां से आ रहा है, अब हमें डेटर का अकाउंट दोबारा से नहीं ओपन करना, हमें लिखना है बैड डेट रिकवर्ड, बैड डेट रिकवर्ड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो यहाँ पे है कैश टू बैड डेट रिकवर्ड, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा 59 क्वेश्चन का। चलिए अकाउंटिंग का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एनएसएफ मार्क इन द चेक सेंट बैक बाय बैंक इंडिकेट। जो एनएसएफ लिखकर हमें चेक वापस मिल जाता है बैंक से, उसमें वो क्या होता है कि चेक रिजेक्ट हो गया है, या फिर बैंक ने उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाया है, या फिर उसमें सफिशिएंट मनी नहीं है, नन ऑफ दीज। तो एनएसएफ होता है नॉट सफिशिएंट मनी, उसमें आपने जो चेक दिया है आपके बैंक अकाउंट में उतने पैसे ही नहीं है, तो नॉट सफिशिएंट मनी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अकाउंटिंग हो जाती है समाप्त।
अब हम आते हैं स्टैटिस्टिक्स पे, ठीक है। अगर कोई बच्चा रेस्ट लेना चाहता है, पानी शानी पीना चाहता है तो आप पी सकते हो आराम से। 61वां क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन आपने पढ़ा, ठीक है, इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है? क्वेश्चनरीज, इंटरव्यूज, एक्सपेरिमेंट्स या ऑब्जर्वेशंस। इसका जो सही आंसर है वो है क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज जो है वो डेटा कलेक्शन का पार्ट नहीं है, ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ओके 62 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सेकेंडरी या फिर एग्जिस्टिंग डेटा में इंक्लूड द फॉलोइंग। जो सेकेंडरी या फिर एग्जिस्टिंग डेटा होता है उनमें से क्या आता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आते हैं, पर्सनल डॉक्यूमेंट आते हैं, आर्चिव रिसर्च डेटा आता है या ऑल ऑफ द अबव। तो सेकेंडरी डेटा में ये सब कुछ आता है, सो इसका जो आंसर है वो जाएगा डी। 63 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग जो है ये मेरिट है, एडवांटेज है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन का। अगर आप डायरेक्टली खुद ही इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं तो उसका मेरिट क्या है? ये टाइम और मनी बचाएगा, ये लार्ज एरिया को कवर करेगा, ये रिलायबल होगा या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसका जो आंसर है वो है रिलायबल होगा, क्योंकि आप खुद जाके वहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो आप सबसे ज्यादा भरोसा इस पे कर सकते हो। टाइम और मनी नहीं बचाएगा, ये कैसे बचाएगा? इतना टाइम आपको लगेगा हर जगह जाके इन्वेस्टिगेट करना है, पैसा लगेगा, वहाँ पे खाना पीना रहना लगेगा, और लार्ज एरिया को कवर ये नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, जब आप लोगों को इंटरव्यू करते हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ये किसकी एग्जांपल है? इंटरव्यूइंग पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव। इसका जो आंसर है ये प्राइमरी डेटा का एग्जांपल है जब आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन इंटरव्यूइंग करते हो। 65th क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ सैम्पलिंग एरर कैन बी रिड्यूस। ये आपके पीडब्ल्यू के एग्जाम में भी आया था कि आप सैम्पलिंग एरर को कैसे रिड्यूस कर सकते हो, आपने करेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना है। अनबायस्ड सैम्पलिंग, इंक्रीज इन सैम्पलिंग साइज, डिक्रीज इन सैम्पलिंग साइज, एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन। ऑप्शंस आर 1, 2 एंड 3, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1 एंड सेकंड। तो 65th क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 1, सेकंड और 4th। डिक्रीज नहीं करना सैम्पलिंग साइज को। पहली बात तो बिल्कुल अनबायस्ड सैम्पलिंग होनी चाहिए, अगर हम सैम्पलिंग साइज भी बढ़ाओगे तो सैम्पलिंग एरर रिड्यूस हो सकता है, और एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग डिजाइन होना चाहिए। तो 1, सेकंड और 3rd जो है इसका सही आंसर है बी। 66 क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सैम्पलिंग एरर। इनमें से कौन सा सैम्पलिंग एरर नहीं है? नॉट अ नॉन सैम्पलिंग एरर, एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन, वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। इसका जो आंसर है वो है सी, एरर ऑफ कैलकुलेशन इज नॉट अ नॉन सैम्पलिंग एरर। सो सी इज राइट आंसर। 67th क्वेश्चन हमारे पास है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन सैम्पलिंग एरर अराइजेस ड्यू टू द लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेस्पोंडेंट। इनमें से कौन सा नॉन सैम्पलिंग एरर अराइज होता है जब रेस्पोंडेंट हमें लैक ऑफ इंटरेस्ट शो करता है? एरर ऑफ मेजरमेंट, एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, एरर ऑफ कैलकुलेशन, एरर ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। ऑब्वियसली बात है इसका जो सही आंसर है वो है एरर ऑफ नॉन रेस्पॉन्स। सो डी इज द राइट आंसर। 68 क्वेश्चन हमारे पास है, विच टेबल इज ऑल्सो नॉन एज समरी टेबल। इनमें से किसको हम समरी टेबल बोलते हैं? डबल टेबल को, जनरल पर्पस टेबल को, स्पेशल पर्पस टेबल को, वन वे टेबल को। इसका जो आंसर है वो है स्पेशल पर्पस टेबल को हम कहते हैं समरी टेबल। सो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गाइस, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन टुगेदर फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स का एक पैक है जिसमें से आपने 2 कार्ड्स निकालने हैं। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनमें से एक स्पेड और एक हर्ट होगा? आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है 13/102। अब ये कैसे आया यहाँ पर देख लो, 52 कार्ड्स है, 52C2, ठीक है। तो यहाँ पर आपने निकालना है एक स्पेड, ठीक है, एक यहाँ से जब निकलेगा पीछे कितने बचेंगे? 51। 52 में से एक निकाल दिया, फिर कितने बचे? 51/2 × 1, इसके 2 निकाल लेना। तो यहाँ पे जब हम इनका कैलकुलेशन करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 13 to 6। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है स्पेड और हर्ट कितने कितने होते हैं? 13 कार्ड्स होते हैं ना, तो 3 × 1, क्योंकि एक हमने स्पेड निकालना है, एंड यानी मल्टीप्लाई 13C1, क्योंकि एक हमने हर्ट निकालना है। तो यहाँ से इनका कैलकुलेशन करके आ जाएगा 169। 13 × 13 आ जाएगा 169। अब देखो यहाँ पर 169/1326 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 13/102 आ जाएगा, ठीक है। मैंने शॉर्टकट बताया है, इतना ज़्यादा लेंथी नहीं किया है क्योंकि ये पढ़ा नहीं रही हूँ मैं अभी यहाँ पर आपको सिर्फ मैं यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। तो इसका जो आंसर है वो आएगा डी, ठीक है। चलो अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A letter is chosen at random from the letters of assassination. The probability of consonant letter. हमने यहाँ पे consonant letter की probability निकालनी है। सबसे पहले assassination word में कितने words हैं? assassination जो ये है word, इसमें कितने words हैं टोटल? इसमें है 13। तो यहाँ पे आप रख लो 13 words इसमें टोटल है। अब आपने देखना है इसमें से vowels कितने हैं, क्योंकि consonant अलग करने vowels 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे पास vowel। तो यहाँ पे 6/13 आपका सही आंसर आ जाएगा ए, ठीक है। ए इसका सही आंसर है 70 का। इसके बाद गाइस मैथ के क्वेश्चन ये आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा। 71 क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करना और फिर इसका आंसर देखना क्या है, ठीक है। सेवेंटी 71 क्वेश्चन का हमारे पास जो सही आंसर है वो है 3/10। और ये कैसे आया? देखो यहाँ पे एक बॉक्स है, बॉक्स में 10 आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं जिसमें से 4 जो है वो डिफेक्टिव है और 3 जो है वो हमने सिलेक्ट करने हैं रैंडम फ्रॉम द बॉक्स इन सक्सेशन और विदाउट रिप्लेसिंग बोला है। तो 2 कंपोनेंट निकालो ऑफ द सिलेक्टेड कंपोनेंट जो डिफेक्टिव होने चाहिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आपके पास 3/10 आएगा। इस वीडियो में हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप खुद ट्राई कीजिएगा, ठीक है। 72 क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी से है। एक बैग है जिसमें 2 कलर्स की बॉल है, 3 ब्लैक है और 3 व्हाइट है। आपने मिनिमम नंबर ऑफ बॉल उसमें से ड्रॉ करो विदाउट लुकिंग, तो वो कितने कलर्स के आएंगे? तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो आएगा बी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 1 2 3 4। रेपिटेशन जो है वो अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो देखो ये क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि कितने वर्ड्स 1 2 3 4 5 हमारे पास यहाँ पर डिजिट है। तो 5 फैक्टोरियल 5 × 4 × 3 × 2। तो यहाँ पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी 120, ठीक है। सबको आप मल्टीप्लाई करें आपका आंसर 120 आएगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास
क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी सही है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ फेस कार्ड। फेस कार्ड आपको निकालना है इसमें 74 का क्वेश्चन सही आंसर आ जाएगा सी 3/13, ठीक है। फेस कार्ड आपने निकालना है तो ये आप खुद ही निकाल लीजिएगा, सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, बड़ा इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसी में आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। इसका जो आंसर आपके पास 75 का आएगा वो आएगा 5 to 5, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए इतना है, 10% के रेट पे सब कुछ आपको दिया हुआ है, आपने सेम टाइम में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो इसका 5 to 5 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, लीनियर इक्वेशन से क्वेश्चन है। y प्लस जेड 15, x प्लस जेड 18, फिर आपने x y z की वैल्यूज निकालनी है। x प्लस वाई प्लस जेड क्या आएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 22.5, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर 22.5 आ जाएगा, डी इसका राइट आंसर है 76। अगला क्वेश्चन आपके पास 77 क्वेश्चन है। 3 कप्स ऑफ आइसक्रीम, 2 बर्गर, 4 सॉफ्ट ड्रिंक्स टुगेदर कॉस्ट कर रहे हैं 128, और 2 कप आइसक्रीम के, 1 बर्गर और 2 सॉफ्ट ड्रिंक कॉस्ट करे 74 के। आपने बताना है 5 बर्गर और 10 सॉफ्ट ड्रिंक कितने के कॉस्ट करेंगे, तो आपका जो यहाँ पर आंसर आएगा वो आएगा 170, ठीक है। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 170 आपका आंसर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपके पास है वो है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से मैंने क्वेश्चन लिया है। जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है डिटरमिनेंट की वो क्या है, इसका जो आंसर है गाइस 78 क्वेश्चन का वो है आपके पास बी इसकी जो डिटरमिनेंट की फैक्टराइज्ड फॉर्म है, तो आपको ये याद ही रख लो आप, अगर आपको नहीं भी आ रहा है सॉल्व करने, क्या पता यही क्वेश्चन वहां पर आ जाएगा, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। कुछ क्वेश्चन को आपने ऐसे ही याद रखना है। फिर वेक्टर से रिलेशन एंड सेट थ्योरी से क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड क्या, अगर ये आपके पास होगा तो इसको हम सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस एंड नॉन सिमेट्रिक कहते हैं, तो गाइस इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, ठीक है। ए इज राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारे मैथ्स से वेक्टर से मैंने लिया है, वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू एक्स। देखिए क्या पता ऐसे ही क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी बुक में जो दिए हुए हैं तो वहीं से आपको क्वेश्चन आ जाए, तो इन क्वेश्चन को देख लेना, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन नहीं है एक बार उनको देख के जाना। इसका जो आंसर है वो है ये, ठीक है, ए। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास इकोनॉमिक का सेक्शन है उसमें 10 क्वेश्चन हमने डाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। फिस्कल पॉलिसी को कौन फॉर्मुलेट करता है भारत में, आरबीआई, प्लानिंग कमीशन, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी। इसका जो सही आंसर है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो है फिस्कल पॉलिसी को इंडिया में फॉर्मुलेट करती है और मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई करती है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन हमारे पास है, इनमें से सबसे लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रेवेन्यू अकाउंट से, डिफेंस, सब्सिडीज, पेंशन या इंटरेस्ट पेमेंट। इसका जो सही आंसर है वो है इंटरेस्ट का जो हम पेमेंट करते हैं वो सबसे ज्यादा हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट से खर्चा होता है, तो डी इसका सही आंसर है। इक्वालिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट ब्रॉट थ्रू, इक्वालिटी को आप कैसे ला सकते हो देश में, तो इसका क्या सही आंसर आएगा, प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव टैक्सेशन, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, आपने ये टर्म्स इकोनॉमी में पढ़ी होंगी, सो सी इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है व्हेन द सप्लाई फॉर मनी इंक्रीजेज, जब मनी की सप्लाई इंक्रीज होती है और डिमांड मनी की रिड्यूस हो जाती है तो क्या होता है, प्राइस का लेवल कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है या फिर डिमांड का लेवल कम होता है, तो इससे क्या होता है, फॉल इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है जब मनी का सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड जो है वो कम हो जाती है, सो बी इसका सही आंसर है। 85th क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन द आरबीआई अनाउंसेस एन इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। इसका क्या मतलब है, जब आरबीआई जो है कैश रिजर्व रेशियो सीआरआर को बढ़ा देता है तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है द कमर्शियल बैंक विल हैव लेस मनी टू लेंड, अब कमर्शियल बैंक के पास कम पैसा है देने के लिए, सो ए इसका सही आंसर है। Who gave the cardinal concept of utility? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी किसने दिया था, मार्शल ने, पीगव ने, हिक्स ने या सैमुअलसन ने, तो इसका जो आंसर है वो है मार्शल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कंज्यूमर्स बिहेवियर इज स्टडीड इन, कंज्यूमर के बिहेवियर को हम किस में पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में, इनकम एनालिसिस में, नन ऑफ द अबव। इसको हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, सो ए इसका सही आंसर है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर प्रोडक्ट या सर्विस। डिमांड जब हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस की करते हैं उसका क्या डिटरमिनेंट है, प्राइस क्या है उस प्रोडक्ट या सर्विस का, इनकम क्या है बायर की, डिजायर क्या है प्रोडक्ट और सर्विस की, या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सो डी 88 का क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो डिमांड जो है फैक्टर की वो कैसी होगी, MRP कर्व, ARP कर्व, TRP कर्व, TR माइनस TC कर्व, तो इसका जो आंसर है वो है MRP कर्व, ठीक है। ये आपको याद रखना है, जो मार्केट्स है वहां पर आपने परफेक्ट ओलिगोपोली या मोनोपोली वगैरह ये सब पढ़ा हुआ, तो ए इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास इकोनॉमिक का लास्ट क्वेश्चन है वो है अगर प्राइस 1% से चेंज होता है और सप्लाई 2% से चेंज होती है, फिर सप्लाई को आप क्या कहेंगे, इलास्टिक, इनइलास्टिक, इनडिटरमिनेंट या फिर स्टैटिक। इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे इलास्टिक, तो ए इसका सही आंसर है। कंप्यूटर पे आ जाते हैं, 10 क्वेश्चन फ्रॉम कंप्यूटर एंड 10 क्वेश्चन फ्रॉम इंग्लिश साइंस, ठीक है। 10 क्वेश्चन सबसे है। MS वर्ड किसकी एग्जांपल है, ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस। तो ऑब्वियस सी बात है जो MS वर्ड है वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऐड, ये कौन सी कीज कहलाती हैं, मॉडिफायर, फंक्शन, अल्फा न्यूमेरिक या एडजस्टमेंट, ये कहलाती है मॉडिफायर कीज, सो ए इसका सही आंसर है। 92 क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन हमारे पास है अगर कंप्यूटर खुद से बूट नहीं कर रहा है इसका मतलब उसमें क्या नहीं है, कंपाइलर, लोडर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, सी। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है डैश को हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, लोडिंग, तो फॉर्मेटिंग होता है डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, सो बी इसका सही आंसर है, ठीक है। 95th क्वेश्चन आपके पास वेरी इजी, जंक ईमेल को हम क्या कहते हैं, जंक ईमेल को हम स्पैम कहते हैं, सो ए इज अ
राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसकी एग्जांपल है? क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट सॉफ्टवेयर। इसका जो सही आंसर है वो है हॉरिजॉन्टल मार्केट सॉफ्टवेयर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाय डिफॉल्ट आपके जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का प्रिंट है वो किस मोड में रहता है? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, पेज सेटअप या प्रिंट प्रीव्यू? तो ये रहता है पोर्ट्रेट मोड में, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे अटेम्प्ट्स इंडिविजुअल के द्वारा किए जाते हैं जो आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को फॉल्सिफाई दिया, अपनी आइडेंटिटी छुपा के आपसे ले जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? फिशिंग स्कैम्स कहते हैं। सो सी इसका सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर का स्टोरेज कैपेसिटी किसी भी मैग्नेटिक डिस्क की किस पर डिपेंड करती है? डिस्क, पैक इन डिस्क सरफेस, ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका जो आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव, सभी पे ये डिपेंड करती है। सो डी इसका आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन हमारे कंप्यूटर से है, सिविल कंप्यूटर्स लिंक टू अ सर्वर टू शेयर प्रोग्राम्स एंड स्टोरेज स्पेस। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम नेटवर्क कहते हैं। तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का सेक्शन होता है खत्म। सेक्शन वाइज बताना कि आपके कितने मार्क्स हैं। इसके बाद आपके पास साइंस से क्वेश्चंस हैं। जब एक बस स्टार्ट होती है सडनली, आप पीछे की तरफ जाते हैं, ये किसकी एग्जांपल है? न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, नन ऑफ न्यूटन लॉ। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की एग्जांपल है, तो इसका जो है वो ए आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ओ और ओ आपने याद रखना है। सो ए इसका राइट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, अल्युमिनियम को हम यूटेंसिल्स बनाने में काम में लाते हैं, तो इसकी क्या कॉमन प्रॉपर्टीज हैं? ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, डक्टिलिटी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। आपके पास कोड्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट है इसमें। सो डी इज राइट आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इनमें से कौन सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है? वुड, सन, फॉसिल फ्यूल या फिर विंड? तो इनमें से जो नॉन रिन्यूएबल है वो है विंड। सो सी डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कितने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो है एक प्लांट को रिक्वायर होते हैं? 15, 17, 16, 20। तो इसका जो सही आंसर है वो है 17, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। 105 का 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास होने चाहिए प्लांट के पास। इनमें से कौन सा मिनरल मेजर रोल प्ले करता है एनर्जी स्टोरेज और ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल? फास्फोरस, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है फास्फोरस, तो ए इसका सही आंसर है। नाइलकॉल्स्पी इज अ डिजीज रिलेटेड टू, कॉल्प्सी एक डिजीज है, ये कंपल्सिव स्टीलिंग हैबिट से रिलेटेड है, फॉरगेटिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, फ्रीक्वेंट अटैक्स ऑफ एपिलेप्सी या फिर एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर, ये एक्सेसिव स्लीपिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, तो डी इसका सही आंसर है। शॉर्ट टर्म या एक्यूट वजह से होती है जब आप फूल और बियर का लिवर खा लेते हैं उसकी वजह से, तो ए इसका सही आंसर है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन सा है वुमेन के लिए जब वो इनिशियल स्टेजेस ऑफ होती है ताकि वो बर्थ डिफेक्ट को प्रिवेंट कर पाए? थियामीन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, विटामिन ई। तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉलिक एसिड, सी इज राइट आंसर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे साइंस से है, द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी, उसको हम नीचे बायोम, हैबिटेट या हैबिट कहते हैं, तो उसको हम हैबिटेट कहते हैं, सी इज राइट आंसर। 110वां क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर कौन सा है? मेन रीजन क्या है एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करने वाला? इसका जो सही आंसर है वो है एब्जॉर्प्शन एंड रिमिशन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस बाय द एटमॉस्फेयर, बी इसका सही आंसर है, ठीक है जी। चलो लास्ट हमारे पास इंग्लिश है। इंग्लिश के क्वेश्चन क्या है? आई डैश वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैड बीन वर्किंग, शैल बी, एम। इसका जो आंसर है वो है आई हैड बीन वर्किंग ऑल आफ्टरनून एंड हैव जस्ट फिनिश द असाइनमेंट, तो यहाँ पे आएगा आई हैड बीन, ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, जैक एंड जॉन बी हेल्पफुल, हैव बीन हेल्पफुल, वाज हेल्पफुल, हैड बीन हेल्पफुल। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा हैड बीन, जैक एंड जॉन हैड बीन हेल्पफुल, ठीक है, तो डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आंसर है जंबल वर्ड, जंबल सेंटेंसेस, तो आपने ये पढ़ना है और इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, आप अच्छे से इसको पढ़ना। इसका आंसर है 41523, ठीक है, 1 2 3 4 5, 41523, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, राम सेज मोहन इज इल, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से है। राम सेज मोहन इज इल, रामा आस्क्ड दैट मोहन इज इल, रामा टेल्स दैट मोहन इज इल, रामा सेज दैट मोहन इज इल, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 115 क्वेश्चन हमारे पास है, दिस ड्रेस सूट्स हर स्टाइल, शी कैन डेफिनेटली लाइक इट, शी कुड डेफिनेटली लाइक इट, शी विल डेफिनेटली लाइक इट, शी मे डेफिनेटली लाइक इट। सो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे विल आएगा, शी विल डेफिनेटली लाइक इट, सो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैन यू स्पीक स्पेनिश एंड स्पेनिश, द स्पेनिश, नो आर्टिकल, कैन यू स्पीक स्पेनिश, ठीक है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, तो डी इसका राइट आंसर है, कैन यू स्पीक स्पेनिश। अगला हमारे पास है, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल प्रेजेंट, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल प्रेजेंट, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल प्रेजेंट, नन ऑफ द अबव, प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल प्रेजेंट, तो बी इसका सही आंसर है। अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो साइनोनियम से है, तो रेक्टिफाई का मतलब क्या होता है? टू बिल्ड, करेक्ट, डिस्ट्रॉय, कमांड, तो इसका मतलब है करेक्ट, तो बी इसका सही आंसर है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज के हमारे मॉक टेस्ट का वो है, विद ओपन आर्म्स, ये आइडमन फ्रेज से लिया है मैंने। विद ओपन आर्म्स का मतलब वार्मली, कोल्ड ब्लडेड, रिजेंबल, कोल्डली, इसका मतलब होता है वार्मली, अच्छे से किसी का वेलकम करना, बाहें खोल के किसी का वेलकम करना, वार्मली, तो ए इसका सही आंसर है। आज के मॉक टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन गाइस हमारे पास है, दे विल रीबिल्ड द एंटायर ब्लॉक, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? द एंटायर ब्लॉक इज बीइंग रीबिल्ड, द ब्लॉक मे बी रीबिल्ड एंटायरली, द एंटायर ब्लॉक विल हैव टू बी रीबिल्ड, द एंटायर ब्लॉक विल बी रीबिल्ड, तो 120 क्वेश्चन का सही आंसर है द एंटायर ब्लॉक विल बी रीबिल्ड, डी इज राइट आंसर। गाइस कैसा लगा आपको मॉक टेस्ट एंड आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट बॉक्स में बताना, और आगे भी आपके लिए मॉक टेस्ट जरूर आएंगे, 5 to 6 मॉक टेस्ट फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रहेंगे, उसके बाद हम जेकेपीएसआई का मॉक टेस्ट लेके आएंगे और फिर हम लेके आएंगे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का मॉक टेस्ट। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।